Hello and welcome to the chemistry class once again. Today we will be studying reactions of alcohol, further reactions of alcohol. हम आज अल्कोहल की सीरीज़ रिएक्शंस के सीरीज़ में कुछ और रिएक्शंस अल्कोहल के पढ़ेंगे. तो इसमें है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू फॉर्म हेमीएसिटल्स. तो ये जो अल्कोहल हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करके हेमीएसिटल्स और एसिटल्स बनाते हैं बाय एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन. इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उससे एसिटल्स और हेमीएसिटल्स बनते हैं. तो ये कुछ बुक्स में हेमीएसिटल और एसिटल का ही इस्तेमाल किया जाता है, भले ही वो एल्डिहाइड का एडिशन हो अल्कोहल के साथ या अल्कोहल का कीटोन के साथ एडिशन हो, दोनों के लिए. लेकिन कुछ किताबों में हेमी एसिटल और हेमी कीटल अलग अलग शब्द यूज़ किए गए हैं. उसी तरह से एसिटल और कीटल अलग अलग शब्द यूज़ किए गए हैं. जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि एसिटल तब यूज़ किया जाता है जब एल्डिहाइड है और कीटल तब यूज़ किया जाता है जबकि कीटोन होते हैं. लेकिन जो प्रचलित आजकल जो चल रहा है दैट इज़ हेमी एसिटल और एसिटल. कीटल और हेमी कीटल का इस्तेमाल कम होता है. लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हेमी एसिटल पूछा हुआ है और कीटोन के साथ रिएक्शन दिखाया है तो आप जो रिएक्शन अभी हम देखेंगे उसी हिसाब से आप चलते चले जाइएगा. उसी तरह से अगर एसिटल का बनना दिखा रहे हैं और कीटोन के साथ और अल्कोहल का रिएक्शन पूछ रहे हैं तो आप सेम टू सेम यही जो यहाँ पर मैकेनिज़्म हम अब पढ़ेंगे उसका आप यूज़ कर सकते हैं, उसी का यूज़ करेंगे. देखिए हेमी एसिटल्स किन्हें कहते हैं. Hemiacetals are OH and OR groups are attached to the same carbon atom. अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन पर OH और OR ग्रुप्स अटैच्ड हों, बॉन्डेड हों, तो उसे हेमीएसिटल कहते हैं. देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन, ये दोनों वैलेंसीज छोड़ी हुई हैं. इनमें से एक हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड होगा, दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स होंगे कार्बन के साथ जुड़े हुए तो वो कीटोन होगा. तो एल्डिहाइड या कीटोन का अल्कोहल के साथ अगर जब रिएक्शन होता है तो इस तरह से एक ही कार्बन पर OR और OH इस तरह से अगर प्रोडक्ट बनता है तो उसे हेमी एसिटल कहते हैं. चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, हेमी एसिटल नाम अब प्रचलित है, लेकिन कुछ किताबों में यहाँ पर हेमी कीटल भी कहा गया है. ये जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनेगा यूजुअली टू अनस्टेबल टू बी आइसोलेटेड. ये काफ़ी अनस्टेबल अस्थाई होता है और इसका आइसोलेशन या पृथक्करण आसानी से नहीं किया जाता. साइक्लिक हेमी एसिटल्स विद 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मच स्टेबल. अगर चक्रीय हेमी एसिटल हैं जिसमें 5 या 6 सदस्यीय रिंग है, वलय है, तो वो काफ़ी स्टेबल होता है. देखिए ये ब्यूटानैल 4 ऑल है, तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथे कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. फर्स्ट कार्बन पर C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन है जो कि नहीं दिखाया जाता. तो इस तरह से अगर OH और C डबल बॉन्ड O एक ही ग्रुप में है तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ऐड किया और इसमें इस तरह से एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना और प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ये जाकर बना साइक्लिक हेमीएसिटल. देखिए एक ही कार्बन पर CO, ये अगर कार्बन है इसी पे COR और C पर OH, तो ये OR और OH दोनों ही एक ही कंपाउंड पे है तो इसे साइक्लिक हेमीएसिटल के नाम से जाना जाता है. और अगर ये 5 और 6 सदस्यीय वलय होगा तो ये काफ़ी स्टेबल होगा. और इस तरह के जो ओपन चेन हेमीएसिटल्स या हेमीकीटल्स होते हैं वो इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल्स इज़ कैटलाइज्ड बाय एसिड्स और बेसिस. एसिड या बेस के द्वारा हेमीएसिटल का जो फॉर्मेशन है वो कैटलाइज्ड उत्प्रेरित होता है. आइए देखें इसका मैकेनिज्म. एसिड कैटलाइज्ड हेमीएसिटल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म सबसे पहले देखते हैं. देखिए ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और 2 अल्काइल ग्रुप्स या 2 ग्रुप्स यहाँ दिखाए हुए हैं. एक है R और एक है R डबल प्राइम. ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि R डबल प्राइम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है. अल्काइल ग्रुप हो तो वो कीटोन होगा, हाइड्रोजन हो तो वो
एल्डिहाइड होगा। आपको मालूम है कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज होता है, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित किए हुए रहता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन कार्बन। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर डिस्प्लेस्ड या डीलोकलाइज्ड होते हैं। इसका रिएक्शन हुआ एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल से। देखिए ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, क्योंकि देखिए एसिड कैटालाइज्ड हेमीएसिटल फॉर्मेशन है, तो अल्कोहल का पहले प्रोटोन के साथ या एसिड के साथ इस तरह से प्रोटोनेशन हो जाता है, और वही प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल होता है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटोनेट करेगा। तो ये R प्राइम OH2 ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी ओर खींचा, ये H प्लस के रूप में लूज़ निकल के आया, और ऑक्सीजन क्योंकि इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने यहाँ बॉन्ड बनाया, तो ये C डबल बॉन्ड O के साथ ये H बन जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, और इसके साथ ही निकल आता है अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो ये जो R प्राइम OH ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल कर आ गया, जो कि हमें प्राप्त हुआ था प्रोटोनेटेड अल्कोहल से। इस तरह से एक ऑक्सोनियम कैटायन बनता है जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, और वो ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये है फर्स्ट स्टेप जिसमें ऑक्सोनियम कैटायन बना। देखिए स्टेप 1 में प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्रोटोनेट्स द एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन टेक्स प्लेस। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेट किया, ऑक्सोनियम आयन बना, और इस तरह से एक अल्कोहल भी इधर फ्री हो गया। स्टेप 2 में अल्कोहल मॉलिक्यूल एड्स टू द कार्बन एटम ऑफ ऑक्सोनियम कैटायन। तो ये स्टेप 2 है, जो अल्कोहल फ्री होकर यहाँ निकल कर आया वो जो है कार्बन एटम ऑफ ऑक्सोनियम आयन पर उसने आक्रमण किया। कौन सा आक्रमण होगा ये होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक को मेंशन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। सो देयर इज़ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ alcoholic oxygen molecule on the oxonium carbon atom। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना। आप देखिए जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो टोटल 5 बॉन्ड्स कार्बन के ऊपर हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लिए, बिकॉज ये इसके ऊपर प्लस चार्ज भी है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो देखिए ये शिफ्ट हुआ, यानी डबल बॉन्ड की जगह अब ये सिंगल बॉन्ड रह गया। तो देखें कि ये डबल बॉन्ड था, उसकी जगह अब ये सिंगल बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन रहा, और ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और उसके साथ R प्राइम है। तो ये देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, उसके ऊपर ये R प्राइम है और ये हाइड्रोजन भी उसके पास जुड़ा हुआ है। सो देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। ये जो पोर्शन है वो अल्कोहल से आया हुआ है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रोटोन फ्रॉम द पॉजिटिव ऑक्सीजन टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल। जो यहाँ पर एक प्रोटोन एक्सेस है तो उसका ट्रांसफ़र एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल पर उस प्रोटोन का ट्रांसफ़र हो जाता है, लीडिंग टू हेमी एसिटल फॉर्मेशन, जिसके नतीजन या जिसके वजह से जिसके कारण से जो है हेमी एसिटल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जो कि एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये देखिए किस तरह से हुआ। ये एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल, न्यूट्रल अल्कोहल का मॉलिक्यूल आया जो प्रोटोनेटेड नहीं है, वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल आया। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, जो कि यहाँ पर H+ या ये जो O+ के ऊपर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये H+ के रूप में बाहर इसलिए निकल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित कर लिए। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स से इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो इसने लिया इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूट्रल हो गया। OR
प्राइम बन गया और ये जो प्रोटॉन है ये इस अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया। तो ये देखिए R प्राइम OH और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। अब ये देखिए कि पहले स्टेप में इसका इस्तेमाल हुआ था, ये देखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, जो कि एक एसिड कैटलिस्ट से बना था, लेकिन लास्ट स्टेप में अब इसको और किसी एक्स्ट्रा प्रोटोन की फिर से एसिड से ज़रूरत नहीं है। ये एक बार रिएक्शन चल गया तो वहाँ से ही जो प्रोटोन है वो दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट कर देता है और रिएक्शन आगे चलती रहती है। यही वजह है कि उत्प्रेरक जो है वो कम मात्रा में लगता है। पहले स्टेप में ये लगा H+ और अब जाके उसका अब कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि एक बार रिएक्शन चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है, तो इसमें से जो हाइड्रोजन H+ जो है वो निकल के नेक्स्ट अल्कोहलिक मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट करेगा और ये अल्कोहलिक मॉलिक्यूल एक और कार्बोनाइल कंपाउंड से हेमीएसिटल बनाता रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कैटालिसिस को समझने का, और ये बना हमारा हेमीएसिटल और ये अल्कोहल का एक रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अभी हमने देखा था कि एसिड कैटालाइज्ड हेमीएसिटल फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम देख रहे हैं कि बेस कैटालाइज्ड हेमीएसिटल फॉर्मेशन किस तरह से होता है। देखिए, जो फर्स्ट सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि अल्कोहल का बेस के प्रेजेंस में ये प्रोटॉन निकल जाएगा और ये RO- इस तरह से एल्कोक्साइड आयन बना। ये जो एल्कोक्साइड आयन है RO- जो है एल्कोक्साइड आयन, उसने जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर किया न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये देखिए, एन एल्कोक्साइड एनायन obtained from alcohol in the presence of a base। वो एल्कोक्साइड एनायन जो कि ये एल्कोक्साइड एनायन जो कि एक अल्कोहल से प्राप्त हुआ है बेस की या क्षार की उपस्थिति में, उसका एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो जो है एक नाभिक स्नेही की तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और अटैक्स द कार्बोनाइल कार्बन एटम। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके कार्बोनाइल कंपाउंड पे अल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन है उसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। यहाँ पर आप जब इस तीर के निशान को इक्विलिब्रियम जो एरो है उसके ऊपर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, जैसा कि हमने पहले देखा था, वैसे ही यहाँ पर R" जो है वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो वो कीटोन होगा ये कंपाउंड, और वो हाइड्रोजन भी हो सकता है। इन दैट केस इट विल बी एल्डिहाइड। आप ये भी जानते हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें एल्कोक्साइड का जो अटैक है वो कार्बोनाइल कार्बन पे इसलिए होगा क्योंकि उसके ऊपर Δ+ चार्ज होता है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर होता है। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन पे हुआ और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपने ओर लिए, तो O- के रूप में ये चेंज हो जाएगा। ये जो कार्बन है वो कार्बोनाइल कार्बन है जिसपे O- उसके साथ ऑक्सीजन O- जुड़ा हुआ है यहाँ पर देखिए, और इसी कार्बन पर ये OR' जो अल्कोहल से आया है वो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में ये बंध बना। इस तरह से एक नया एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि ये भी एल्कोक्साइड आयन है, तो एक नया एल्कोक्साइड आयन फर्स्ट स्टेप के आखिर में मिलता है। स्टेप 2 में देखिए, द एल्कोक्साइड एनायन abstracts a proton from an alcohol molecule to produce the hemiacetal and regenerates an alkoxide anion। क्या कहा गया है कि जो एल्कोक्साइड एनायन बना है वह एक अल्कोहल से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट खींचकर निष्कासित कर लेता है, निकाल लेता है, टू प्रोड्यूस हेमीएसिटल, और निकालने के बाद प्रोटॉन निकालने के बाद हेमीएसिटल बन जाता है, और साथ ही साथ बनता है एक और एल्कोक्साइड आयन। ये वही एल्कोक्साइड आयन है जो फर्स्ट स्टेप में यूज़ हुआ था। आप ये देखिए, जैसे कि हमने एसिड कैटालाइज्ड हेमीएसिटल फॉर्मेशन में देखा था, सेम टू सेम यहाँ पर है कि पहले स्टेप में तो बेस की आवश्यकता हुई एल्कोक्साइड एनायन बनाने की, लेकिन लास्ट स्टेप में जो है वापस एल्कोक्साइड जो एनायन है वो अपने आप ही अल्कोहल से रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह से अब OR- या एल्कोक्साइड एनायन
को बनाने के लिए दोबारा बेस की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार जब बेस पहले स्टेप में यूज़ हो गया तो सेकेंड स्टेप के आखिर में जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वह फिर दोबारा नए एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके हेमीएसिटल बना सकता है। यानी बेस की बहुत कम आवश्यकता है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ही, और आगे आगे जो है अपने आप ही वो रिएक्शन चलता रहेगा। तो ये भी एक कैटालिसिस का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये देखें कि इस स्टेप में क्या हो रहा है। जो फर्स्ट स्टेप के आखिर में नया एल्कोक्साइड आयन बना था, जो कि अल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन और कार्बोनाइल कंपाउंड के ऐड होने से बना था, तो उसके ऊपर जो है उस पर एक प्रोटॉन की कमी थी क्योंकि O- था, जो कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल से इस तरह से प्राप्त हुआ। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपने ओर लिए, H+, ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो OH बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल गया, जो कि इसके O- के साथ जुड़ गया, और इस तरह से हेमीएसिटल प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ आफ्टर स्टेप 2। सो आज हमने देखा एसिड कैटेलाइज्ड हेमीएसिटल फॉर्मेशन और बेस कैटेलाइज्ड हेमीएसिटल फॉर्मेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे स्क्रीन पे है एल्डिहाइड हाइड्रेट है। ये एल्डिहाइड है जहाँ पर ये अल्काइल समूह है और इसका वाटर के साथ इक्विलिब्रियम रिएक्शन हुआ और एल्डिहाइड हाइड्रेट बना। यहाँ ये एक ऑक्सीजन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन और दूसरा OH ग्रुप उसी कार्बन के साथ यहाँ जुड़ा, तो ये जेम डायोल बना। जेम डायोल या जमाइनल डायोल का मतलब ये है कि एक ही कार्बन पर दोनों OH ग्रुप अगर होते हैं तो उसे जेम डायोल बोलते हैं। और इस केस में ये है एल्डिहाइड का हाइड्रेट। एल्डिहाइड का हाइड्रेट यानी जल के साथ जो प्रोडक्ट बना है मिलकर ऐड होकर उसे एल्डिहाइड हाइड्रेट कहेंगे। यहाँ मैकेनिज़्म देखिए, मैकेनिज़्म ये देखिए, एल्डिहाइड हमने एसिटाल्डिहाइड लिया एग्जाम्पल के रूप में। कार्बोनाइल जो कंपाउंड, कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसमें कार्बन Δ+ लिए हुए होता है चार्ज और ऑक्सीजन Δ-, बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन के, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो ऑक्सीजन अपने विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण अपनी ओर आकर्षित किए हुए होता है। इट अट्रैक्ट्स द पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू कार्बन। सो इसमें दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल H2O, और वाटर मॉलिक्यूल का हुआ न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बोनाइल कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्सीजन अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हैज़ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी, 2 हाइड्रोजन पहले से ही हैं, एक और नया बॉन्ड बनाया। सो ऑक्सीजन नाउ इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। Here because कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपनी ओर ले लिए, सो देयर इज़ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, तो ऑक्सीजन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। आप इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, यहाँ एक हाइड्रोजन कम है। सो देयर इज़ इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र मीन्स रिएक्शन मिक्सचर में इस तरह के बहुत सारे आयंस, इस तरह के बहुत सारे डाई आयंस होंगे, जैसे डाइपोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये देखिए माइनस चार्ज प्लस चार्ज वाले बहुत सारे यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये डायंस जो हैं उसमें से एक में से H+ यहाँ से निकल के जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल के O- पे जुड़ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का जो H+ है वो इस मॉलिक्यूल के O- के साथ आके जुड़ जाएगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। दो रिएक्शन मिक्सचर के विभिन्न मॉलिक्यूल के बीच में इस प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है और जो O- के पास आकर वो प्रोटॉन्स जुड़ जाते हैं। इस तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमको मिलेगा। तो ये है एल्डिहाइड हाइड्रेट, ये सेम मॉलिक्यूल है। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो भी छोड़ा हुआ है वो CH3 यहाँ पर है। अगर इसका हम डिस्टिलेशन करते हैं, आसवन करते हैं, तो डिस्टिलेशन करने पर ये वापस जो है एल्डिहाइड और इस केस में एसिटाल्डिहाइड वापस प्रदान कर देता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 3 मैकेनिज़म्स। आज जो तीनों मैकेनिज़्म पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे।
इन मैकेनिज़्म से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।